हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, विच इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड प्रोटीन्स के बगैर जो है हमारी बॉडी का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। सो बेसिकली प्रोसेस बाय विच सेल्स मेक प्रोटीन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन डीएनए। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ की भी है। लेट्स सपोज वो किसी सेल की ग्रोथ की इन्फॉर्मेशन है तो स्टोर्ड है वो डीएनए में, बट फंक्शनल फॉर्म में आने के लिए होने के लिए उसको चाहिए कि वो प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन के बगैर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने एक लाइन हमेशा याद रखनी है कि प्रोटीन्स विल परफॉर्म फंक्शन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डीएनए। ठीक है, फंक्शनल फॉर्म प्रोटीन्स है, लेकिन जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस है ना कि किसी ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ ज्यादा होनी है, किसी का आई कलर ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लैक है, किसी के जो है हेयर का कलर चेंज है, ये सब कुछ जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास डीएनए में ही प्रेजेंट है। बट प्रोटीन्स जो है ना एक्सप्रेस होकर वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस के टू मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड वन इज ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोगमा जो है एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और ये एक्सप्लेन करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है। तो अगर हम इसको देखें ना तो डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए प्रोटीन्स में। तो ये जो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं, आरएनए प्रोटीन्स में इसको ट्रांसलेशन। तो ये दो जो है स्टेप्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन जो है बेसिकली सिंथेसिस ऑफ आरएनए है। इसको हम सिंपली आरएनए सिंथेसिस का प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, हर किस्म के आरएनए की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, और सिंथेसिस होती है डीएनए से, मतलब डीएनए को जो है एज अ सैंपल यूज किया जाता है, टेम्पलेट यूज किया जाता है, उससे आरएनए की सिंथेसिस होगी। लोकेशन जो है प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट्स में इसलिए साइटोप्लाज्म में होता है बिकॉज वहां पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ना वो यूकैरियोट्स में जो है पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है देन ट्रांसलेशन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट देयर। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। देखिए स्टेजेस में ना हमेशा आप लोगों ने याद रखा है इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये तीन स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन में भी है, ये तीन स्टेप्स ट्रांसलेशन में भी है। ठीक है, ट्रांसलेशन में एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वो मैं आप लोगों को उसी प्रोसेस में बताऊंगी। अब ऐसा है ना कि यहाँ पर आप लोगों ने ये याद रखें इनिशिएशन में आप लोगों ने क्या करना है। इनिशिएशन में वो सारी मशीनरी ना, वो सारी चीज़ें, मैसेंजर आ रहे हैं लेट्स सपोज, एंड जो जो इंजाइम्स आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं, वो सारे जो है वहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पर आएंगे, और जो स्टार्टिंग फैक्टर्स हैं वो सब एक ही जगह एक्यूमुलेट होंगे। एलोंगेशन में एक्चुअल प्रोसेस होगा, मीन्स की बेसिस वगैरह ऐड होंगी, या फिर जो स्लाइड करना है वो होगा, या फिर अमीनो एसिड बनना है वो होगा। एंड टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसी प्रोटीन्स, ऐसे सिग्नल्स आएंगे जो कि उस प्रोसेस को फिनिश कर देंगे। तो ये जो है बेसिक जो है तीनों में ये प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेप्स जो है दोनों ट्रांसक्रिप्शन में भी एंड ट्रांसलेशन में भी। अच्छा स्टेप्स अगर इनिशिएशन की बात करें ना ट्रांसक्रिप्शन की, तो यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है कि आरएनए पॉलीमरेज की एंजाइम है जो कि इस प्रोसेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सबसे पहले बाइंड करता है प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए। देखिए जो डीएनए स्ट्रैंड है ना वो बहुत बड़ा है, वो छोटा सा स्ट्रैंड नहीं है। हमारी बॉडी में डीएनए हाईली कोइल फॉर्म में होता है, ये बहुत बड़ा स्ट्रैंड होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो किसी एक पोर्शन में होता है, सारे का सारा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही पार्ट जो है ट्रांसक्राइब होगा। लेट सपोज सेल की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स चाहिए तो वो स्पेसिफिक रीजन जो है ट्रांसक्राइब होगा। तो जिसको ट्रांसक्रिप्शन जहां होनी है वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड कर देगा। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड कहाँ करेगा, ये प्रोमोटर रीजन में करेगा। प्रोमोटर रीजन जो है ये कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं। कंजर्व सीक्वेंसेस का मतलब ये है ना, ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जो हम सब में एक ही जैसे होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। ठीक है, बाकी सीक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं हर किसी में, लेकिन कंजर्व रीजन जो है वो डिफरेंट नहीं होते। प्रोमोटर रीजन जो है यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो है यूजुअली प्रिब्नो बॉक्स वगैरह इनको कहते हैं, एंड यूकैरियोट्स में जो है टाटा बॉक्स वगैरह प्रोमोटर रीजन होते हैं। तो मतलब आप लोग एज्यूम करें ना कि लेट्स सपोज अगर ये डीएनए है, ठीक है,
तो डीएनए के किसी स्पेसिफिक पोर्शन पर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा और वो रीजन कौन सा होगा, वो होगा प्रोमोटर रीजन। लेट्स सपोज हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि डेट इज टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स पर, टाटा बॉक्स जो डीएनए का स्पेसिफिक रीजन है जिसको नेम दिया गया है टाटा बॉक्स, बिकॉज इसमें थाइमीन, एडेनिन बेसिस वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। और इसके स्टार्ट जो है होता है डीएनए की अनवाइंडिंग से। डीएनए सबसे पहले अनवाइंड होगा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। इस ओपन स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। इसके बाद हमारे पास होगा एलोंगेशन का प्रोसेस। एलोंगेशन के प्रोसेस में सिंपली क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए को रीच करेगा, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 पर डायरेक्शन में रीच करेगा एंड जो स्ट्रैंड बनाएगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 5 प्राइम 3 प्राइम ये अपोजिट क्यों है, ये कैसे हम याद रखेंगे। और सिंपली जो है आरएनए पेयर्स जो है वो डीएनए बेसिस के साथ जो है पेयर्स करेगा। तो ये मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, अब आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा फोकस करें ना, तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उसको हम कहते हैं, ये वाला इफेक्ट, ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कोडिंग या फिर सेंस स्ट्रैंड होता है हमेशा। एंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है ना, ये नॉन कोडिंग होता है, ठीक है। हमेशा आपके पास 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड होगा ना स्टार्ट वाला, तो वही कोडिंग रीजन होगा। तो ऐसा होता है ना कि, लेकिन ये रीड जो है ये नॉन कोडिंग को करता है। अब ये कैसे करता है कि नॉन कोडिंग को रीड करके कोडिंग सीक्वेंस कैसे बनाता है ना, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को ब्लू से शो किया है डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दूसरा येलो से शो किया 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड। लेट सपोज अभी आप लोग ग्रीन वाले को इग्नोर करें कि ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पहले आप लोग ये समझ लें, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि 5 प्राइम वाला कोडिंग भी है, सेंस स्ट्रैंड भी है एंड 3 प्राइम वाला नॉन कोडिंग एंड एंटी सेंस है, ठीक है। अब नॉन कोडिंग है तो साथ एंटी सेंस, ये तो समझ आते हैं, बट ये टेम्पलेट क्यों है, टेम्पलेट ये वाला क्यों नहीं है जो कोडिंग है, तो इसका रीजन ये है। देखिए यहाँ पर लेट सपोज कोडिंग सीक्वेंस ये है ना, ATGA TC TG, ये हमने लिख लिया। तो इसका नॉन कोडिंग इसके अपोजिट होगा ना, एडेनिन की साथ आ जाएगा थाइमीन, थाइमीन के सामने आ जाएगा एडेनिन, गाइनिसिन के सामने सी, तो इसी तरह से जो है ये सब आ जाएगा। अब क्या होगा ना, जो आरएनए बनेगा ये आरएनए बीच में बन रहा है। आप लोगों को पता है कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो आरएनए जो बनेगा ना वो इसको देकर, नॉन कोडिंग को देकर बनेगा। तो देखिए टी की जगह ए आ गया, ए की जगह टी नहीं आया, यहाँ यूरेसिल आया बिकॉज दिस इज आरएनए नॉट डीएनए। सी की जगह जी आ गया, टी की जगह ए आ गया, अब ए की जगह अगेन टी नहीं आया, यूरेसिल आया। तो ये हमारे पास आरएनए स्ट्रैंड बन गया। अब इसका देखिए नॉन कोडिंग से बन रहा है ना, तो नॉन कोडिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम में आपको पता है कि जब भी स्ट्रैंड बनता है तो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो एक तो ये हो गया कि हमारे पास आरएनए जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ गया, मतलब हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस आ गया। अब आप लोग सोचें अगर ये 5 प्राइम से ही बना होता है तो हमारे पास तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम आता है, तो फिर वो कोडिंग कैसे हो सकता, फिर तो वो आरएनए ही नॉन कोडिंग होता, तो फिर हमें आगे जाके क्या फायदा होता है, ठीक है। इसलिए जो है हमेशा नॉन कोडिंग से बनता है ताकि हमारे पास जो आरएनए का स्ट्रैंड आए वो कोडिंग स्ट्रैंड आए, और ये 5 प्राइम से स्टार्ट हो 3 प्राइम तक, ठीक है। आरएनए का जो है ना जैसे जैसे स्ट्रैंड बनता है तो ये डीएनए से बाहर आता जाता है, ठीक है, इस तरह से होकर, और फिर आखिर में जो है ये कम्प्लीटली टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन की तरफ अब आ जाती है। बस ये इसमें यही होता है एलोंगेशन में, ठीक है। ये जो है इसको जो बेसिस है वो मैच होती हैं, बनती जाती हैं एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए का सीक्वेंस बनता है। टर्मिनेशन की तरफ आ जाए, टर्मिनेशन में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टर्मिनेशन सिग्नल्स आ जाते हैं। टर्मिनेशन सिग्नल्स में या तो कुछ प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि इस प्रोसेस को स्टॉप करती है, या फिर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से आगे आप लोग कह सको कि एक बैरियर आ गया है, ये स्टॉप हो गया है, आगे जो है ये स्ट्रैंड नहीं जा रहा है, स्ट्रैंड बिल्कुल सीधा है, आगे हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। तो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर ने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी आके अटैच हो जाती हैं जो कि इसको जो है स्टॉप सिग्नल्स देती हैं, जो कि इस प्रोसेस को स्टॉप कर देती हैं, ठीक है। और जो डीएनए वो दोबारा से रिवाइंड हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर देता है। और जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ना, जो मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही थी, ये रिलीज हो जाता है, मतलब ये इस तरह से नेक्स्ट अगर मैं इसके बाद बनाऊं तो ये इस तरह से नीचे आ जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा आरएनए हमारे पास। सो
ये जो है बहुत ही सिंपल करके मैंने आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन के तीनों स्टेप्स बता दिए। अब जब प्रोकैरियोट्स में प्रोसेस होगा ना, तो इसके साथ ही जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी होता जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो है ना प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसलेशन हो रहा है, सो देयर इज नथिंग टू बी वरी। बट अगर आप लोग यूकैरियोट्स को देखें ना, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप लोग यूकैरियोट्स का सीन बना लें, यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारे पास बन गया आरएनए, ये वाला आरएनए। अब ये न्यूक्लियस में ना न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो है ट्रेवल करके बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, एंड साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस में एंड ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियर पोर्ट के थ्रू बाहर आएगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू है, यहाँ पर ये इशू है ना कि ये जो आरएनए बनता है ना, ये इमेच्योर मैसेंजर आरएनए होता है, ये अनस्टेबल होता है। जब ये बाहर आता है ना, तो एकदम से सेल के अपने प्रोटीएसेस न्यूक्लियसेस इस पर एक्ट करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये जो अनस्टेबल मैसेंजर आरएनए है, इसकी प्रोसेसिंग होती है। इसके साथ कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से स्टेबल मैसेंजर आरएनए बन जाता है, प्रोटेक्टेड मैसेंजर आरएनए बन जाता है। एंड उसके बाद जब ये न्यूक्लियर पोर्ट के थ्रू बाहर आता है, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस आराम से हो जाता है, कोई भी एंजाइम जो है इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। अब वो कौन से प्रोसेसेस है, उनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट मींस बाद वाली, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाली चेंजेस, ठीक है। अब ये यूकैरियोट्स में होती है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी रीजन बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट्स में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में चूंकि वो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, तो वो जो है एंजाइम्स उन पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में एक होता है इसमें 5 प्राइम कैपिंग, ठीक है। ये आरएनए के स्ट्रैंड है, तो 5 प्राइम पर ना यहाँ पर एक कैप सी अटैच हो जाती है, उसको हम कहते हैं 5 मिथाइल गाउनिसिन जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो वो मतलब एक कुछ आप लोग कह सकते हो सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है अटैच हो जाते हैं, जो कि उसको हेड साइड पर या फिर स्टार्टिंग साइड पर, तो इसलिए हम उसको कैप कहते हैं, और वो सीक्वेंस इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो 3 प्राइम एंड है, ये वाला एंड है ना, यहाँ पर बहुत से एडेनिन ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोली ए टेल। पोली ए टेल बन जाती है 3 प्राइम पर। तो ये जो टेल और हेड पर सीक्वेंसेस ऐड होते हैं ना, ये दोनों प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इसके बाद ये प्रोटेक्ट हो जाता है, इस पर जो है सेल के अपने प्रोटीएसेस न्यूक्लियसेस करके इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। इसके अलावा एक तीसरा प्रोसेस भी इसमें होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। अब देखिए स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ये बेसिकली स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा डीएनए के बहुत से रीजन्स होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं कोडिंग, कुछ होते हैं नॉन कोडिंग, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैं कोडिंग कह रही हूँ, ये नॉन कोडिंग हो गया, ये कोडिंग हो गया, ये नॉन कोडिंग हो गया। जो कोडिंग रीजन्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स, एंड जो नॉन कोडिंग होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, इंट्रॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, एंड एक्सॉन्स जो है वो कोडिंग रीजन्स होते हैं। अब स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में ये होता है स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम एक सेल मशीनरी है, प्रोटीन्स है, जिसके थ्रू ये जो नॉन कोडिंग रीजन है यहाँ से कट हो जाते हैं, और हमारे पास सिर्फ कोडिंग रीजन हो रह जाते हैं, जो कि आपस में जॉइन होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, हमारे पास जो एंड में जो मैसेंजर आरएनए आते हैं, उसमें जस्ट कोडिंग रीजन प्रेजेंट है, उसमें कोई इंटरप्शंस, कोई नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट नहीं है, और हमारे पास एक आप लोग कह सकते हो सही जो है बिल्कुल ऐसा कोडिंग जो है सीक्वेंस आ गया है, जो कि आके एक अच्छी प्रोटीन्स को की सिंथेसिस कर सकते हैं। वैसे भी जो नॉन कोडिंग रीजन होता है ना, उसका साइज भी काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोडिंग रीजन, तो इसका साइज भी जो है ऑप्टिमाइज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। अब आप लोग सोचे होंगे कि स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को तो फिर प्रोकैरियोट्स में भी होना चाहिए, ताकि वहां पर भी जो है हमारे पास एंड में एक फंक्शनल आरएनए आए और ऐसे मिक्स्ड आरएनए ना आए। तो वो ये प्रोसेस भी जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। इसका रीजन ये है ना कि प्रोकैरियोट्स में नॉन कोडिंग रीजन्स या फिर इंट्रॉन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, वो प्रेजेंट ही नहीं होते। जब नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल रीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके रिमूव करने की जरूरत क्यों होगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सब स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, मैं उसकी बाद वाली वीडियो में पार्ट 2 में अलग से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कोई कहीं पर कोई इशू है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जनरलाइज आप लोगों को बताया है, अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो मैं कुछ अरसे के बाद उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में अलग अलग से। बट ये जनरलाइज आई होप आप लोगों को अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल गई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।